यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी नॉलेज टेक अपना चैनल है, इसका यहाँ पर टेस्ट रहेगा। टेस्ट नंबर इसका देखेंगे 13 नंबर टेस्ट, ठीक है। 13 नंबर टेस्ट यहाँ पर ये आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी। यहाँ पर देखो आपका साइंस का जैसे कि बायोलॉजी, ठीक है, और बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, और यहाँ पर जो भौतिक विज्ञान है, इस सब के आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। प्लस साथ में आपको जो यहाँ पर जितने भी यहाँ पे प्रौद्योगिकी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो पूरा जो टॉपिक होता है हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी का, उस टॉपिक को निकाल करके पूरा मैंने उसके स्टेप बाय स्टेप से मैंने क्वेश्चन यहाँ से बनाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जैसे कि यहाँ पर टेस्ट नंबर पहला है जो विज्ञान प्रौद्योगिकी, इसका ओवरऑल यहाँ पर 13 टेस्ट है, ठीक है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी जो साइंस टेक्नोलॉजी से कम से कम हम लोग 5 पेपर करेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे, जिसमें से करीब 200 क्वेश्चन हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स के, और 300 क्वेश्चन स्टैटिक, या 300 क्वेश्चन करंट के और 200 स्टैटिक। आप जैसा बताओगे वैसा करेंगे, ठीक है। फिलहाल 5 पेपर यहाँ से इसके कराएंगे, अभी पहला पेपर है। और यहाँ पे देखो क्या क्या इसमें शामिल है, ये सब जो चीज़ें हैं इसमें ये ऐड की गई हैं। और क्लास 6, 7, 8 के एनसीईआरटी यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसके, ठीक है। और यहाँ पर बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ने होते हैं 12th के, वो भी आपके जो लास्ट चैप्टर होते हैं वो भी यहाँ पे शामिल हैं इसमें, राइट। तो आते हैं अपने क्वेश्चन में, देखते हैं पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे इसको। 52 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं कल अपडेट कर चुका हूँ, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। 52 क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोला है एमआरएनए जो वैक्सीन होती है, एमआरएनए के जो टीके होते हैं उसके बारे में विचार करना है। पहला, एमआरएनए टीके मानव कोशिकाओं के किसी रोगजनक विरुद्ध प्रोटीन बनाने का यहाँ पर क्या करते हैं, निर्देश देते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहली बात क्या होगी, पहली बात इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो एमआरएनए टीके होते हैं ये मानव कोशिकाओं को एक यहाँ पर इनके जो रोगजनक हैं, जैसे कोविड-19 वायरस था उसके स्पाइक प्रोटीन को, उसके विरुद्ध यहाँ पर प्रोटीन बनाने का निर्देश देते हैं, जिससे यहाँ पर प्रतिक्रिया शुरू होती है, इम्यूनिटी, ठीक है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है एमआरएनए टीके मानव डीएनए में स्थायी परिवर्तन कर देते हैं। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर एमआरएनए जो टीके होते हैं ये मानव में स्थायी परिवर्तन नहीं करते हैं, जबकि यहाँ पर एमआरएनए कोशिका केंद्रक में प्रवेश नहीं करता जहाँ डीएनए स्थित होता है, ठीक है। और शरीर द्वारा थोड़े समय के बाद में से तोड़ दिया जाता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटमेंट घुमा सकता है, आपसे बोलेगा कि जो एमआरएनए होता है ये डीएनए के साथ स्थित होता है, ठीक है। तो ये बात गलत है। जहाँ पर एमआरएनए होता है वहाँ पर डीएनए प्रवेश नहीं करेगा, या डीएनए में जहाँ पर होगा वहाँ पर आरएनए प्रवेश नहीं करेगा, एमआरएनए, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, याद रखना है आपको, राइट। पहली बात यहाँ से सही है, दूसरी बात इसकी गलत होगी। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 52 का करेक्ट आंसर केवल एक सही है, तो एक यहाँ से करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 बोला है एंटीबायोटिक प्रतिरोध जो बोलते हैं उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहले यहाँ से ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सूक्ष्मजीव दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। यहाँ पर तब होता है जब सूक्ष्मजीव जो जैसे बैक्टीरिया, कवक, वायरस और परजीवी ये सब दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाएंगे, और यहाँ पर जिससे क्या होगा, संक्रमण का इलाज मुश्किल या असंभव हो जाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी। सेकेंड बात है इस बात यहाँ से एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक और अनुचित प्रयोग प्रतिरोधी होते हैं उसको बढ़ावा देता है, ये विकास को बढ़ावा देगा, बात सही है, ठीक है। सेकेंड बात हो गई। तीसरी बात है एंटीबायोटिक प्रतिरोध केवल बैक्टीरिया तक सीमित नहीं होता है, ठीक है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि बोला कि जो एंटीबायोटिक है केवल बैक्टीरिया तक ही सीमित है, तो बात गलत है, ठीक है। वहाँ तक सीमित नहीं है। ये कवक एंटी फंगल जिसको बोलते हैं प्रतिरोध वो, और वायरस जिसको बोलते हैं एंटीवायरल प्रतिरोध, और परजीवी जिसको बोलते हैं एंटी पैरासिटिक प्रतिरोध में भी हो सकता है, न कि केवल बैक्टीरिया में तक सीमित होगा एंटीबायोटिक, ये बात गलत है। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 54 है टेलीमेडिसिन के संबंध में विचार करना है। टेलीमेडिसिन के अंतर्गत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दूरस्थ चिकित्सा सेवा प्रदान की जाती हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर टेलीमेडिसिन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके यहाँ पर जो सेवाएं प्रदान की जाएंगी, बात सही है। सेकंड, टेलीमेडिसिन केवल शहरी क्षेत्रों में भी प्रभावी होगी, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर टेलीमेडिसिन शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रभावी है, और अक्सर ग्रामीण या दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं उसमें जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी पहुँच को बढ़ाने के लिए यहाँ पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। दोनों बातें करेक्ट है, सॉरी एक बात करेक्ट है, दूसरी बात गलत है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से एक स्टेटमेंट इसका सही है, ठीक है, ए नंबर। क्वेश्चन 55 है स्टेम सेल को जो प्रौद्योगिकी उसके संबंध में विचार करना है। स्टेम सेल स्वयं को विभाजित कर नई कोशिकाएं बना सकते हैं, ठीक है। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टेम सेल्स स्वयं विभाजित करके अधिक स्टेम सेल में स्वनवीकरणी जो होती है उसमें विशेष कोशिकाओं के अंतर करने में अद्वितीय क्षमता होती है, ठीक है, बात सही है। सेकंड बात है स्टेम सेल का उपयोग क्षतिग्रस्त ऊतकों के पुनर्निर्माण में किया जा सकता है। सेकंड बात ये भी करेक्ट है, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पर स्टेम सेल का उपयोग क्षतिग्रस्त ऊतक, जैसे कि मान लो तंत्रिका तंत्र ऊतक या हृदय की मांसपेशी है, उसका पुनर्निर्माण मरम्मत करने में कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। देखो यहाँ से ये दे देगा क्षतिग्रस्त ऊतक की जगह आपको दे देगा क्या, क्षतिग्रस्त ऊतक बोल देगा हृदय की मांसपेशी, उसका पुनर्निर्माण करने में सक्षम होता है। लेकिन आपने सोचोगे मैंने क्षतिग्रस्त ऊतक पढ़ा है। ठीक है, तो याद रखना क्षतिग्रस्त ऊतक में जैसे कि तंत्रिका तंत्र या हृदय की मांसपेशियां, ये दोनों शामिल हो सकते हैं। ये आप नीचे पॉइंट करके अपना लिख सकते हो स्टेटमेंट को। ठीक है, ऐड कर लो चीज़ें। अब अगर A4 पेपर लेके बैठे हो, कुछ चीज़ें आप लिखते रहो यहाँ पर। ठीक है, आपका टेस्ट लगाना तभी सफल माना जाएगा जब आप ये सब चीज़ें लिखोगे कोई पॉइंट, और आप पेपर में क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर पाओगे, है ना। वो तब कर पाओगे जब आप A4 पेपर लेकर कुछ चीज़ों के यहाँ पर नोट करते चलो, अपना नोट्स बनाते चलोगे। तब ऐसा आप सुनते रहोगे देखते रहोगे तो कुछ नहीं होना है, राइट। आगे चल के जब पेपर आ गया, जब तक अभी करीब 5 महीने बचा हुआ है, ठीक है, उस टाइम तक आप माइंड से गायब हो चुका होगा सब। ठीक है, तो यहाँ से देखो दोनों बातें सही हैं। तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात है सभी स्टेम सेल केवल भ्रूण में ही प्राप्त किए जा सकते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि पर जो स्टेम सेल होते हैं ये केवल भ्रूण से नहीं प्राप्त होते हैं, बल्कि वयस्क जो स्टेम सेल होती है जैसे स्थिमज्जा में पाए जाते हैं। ठीक है, और प्रेरित जो यहाँ पर प्लूरिपोटेंट होते हैं स्टेम सेल, जिसको बोलते हैं iPSC, उसमें भी होते हैं, जिन्हें समान वयस्क कोशिकाओं में प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, एक बता से करेक्ट है। आपसे बोलेगा कि इसमें जो स्टेम सेल होते हैं ये समान वयस्क कोशिकाओं में पाए जाते हैं और इनको प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, तो एकदम करेक्ट होगा स्टेटमेंट। याद रखना है, एक स्टेटमेंट यहाँ से और बन सकता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 से देखते हैं। यहाँ से 56 से जेनेटिक रोगों के संबंध में विचार करना, जेनेटिक डिसीज के संबंध में। ये रोग पशुओं में मनुष्यों में फैलते हैं, पशुओं से मनुष्यों में फैलेगा। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक रोग वे संक्रामक रोग होते हैं जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान सकते हो कोविड-19, रेबीज, बर्ड फ्लू। आपसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट घुमा के बोल सकता था, ऐसा बोल सकता था कि यहाँ पर जो जो जेनेटिक रोग हैं ये कोविड-19 एक जेनेटिक रोग है, या बोल देगा बर्ड फ्लू एक जेनेटिक रोग है। ऐसा करके एग्जांपल में तो आप लिख लेना है जेनेटिक रोग। मैंने आपको 3 बताए, एक तो कोविड-19, रेबीज और यहाँ पर बर्ड फ्लू। ठीक है, तीनों बातें आपको याद रखना है। ये रोग केवल वायरल संक्रमण के कारण होते हैं। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक रोग केवल वायरल संक्रमण से नहीं फैलते हैं। वे बैक्टीरिया जैसे एंथ्रेक्स हो गया, ठीक है, क्या एंथ्रेक्स, राइट, परजीवी जैसे कि टोक्सोप्लाज्मोसिस होता है, राइट, और कवक के कारण भी हो सकते हैं। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर होगा। देखो लिखना आपको जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये सब पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे बाद। बहुत अच्छे मैं क्वेश्चन छांट के एक एक चीज़ को एनसीईआरटी निकाल के बुक से, वहाँ से क्वेश्चन मैंने निकाले हुए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको पॉइंट आउट कर सकते हो कॉपी में, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 57 है डिजिटल हेल्थ एवं ई हेल्थ के बारे में विचार करना है। देखते हैं यहाँ पर क्या है। डिजिटल हेल्थ में स्वास्थ्य सेवाएं के लिए डिजिटल तकनीकी का उपयोग किया जाता है। पहली बात 57 का पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, डिजिटल तकनीकी मतलब जैसे मोबाइल स्वास्थ्य, एम हेल्थ, टेली हेल्थ और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जा सकता है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है ई हेल्थ का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसकी पहुंच बढ़ाएंगे और दूर दूर तक यहाँ पर इसका बढ़ावा देंगे इसको। ठीक है, ये बात सही है। तीसरा, डिजिटल हेल्थ का उपयोग केवल निजी अस्पतालों तक ही सीमित है। गलत है, क्योंकि डिजिटल हेल्थ का उपयोग निजी अस्पतालों तक सीमित है। इसका उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, सरकारी पहल, ठीक है, और व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रबंधन, इन तीनों चीज़ में व्यापक तरीके से फैला हुआ है। तो ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 1 2 सही है। क्वेश्चन आता है अगला 58, टीकाकरण जिसको बोलते हैं वैक्सीनेशन के बारे में विचार करना है। टीकाकरण प्रतिरक्षा तंत्र को रोगजनकों के विरुद्ध प्रशिक्षित करता है। पहली बात 58 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि टीकाकरण शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र रोगजनक जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या कमजोर निष्क्रिय रूप में परिचित कराकर उन्हें विरुद्ध लड़ने के लिए प्रशिक्षित करेगा। बात सही है। सेकेंड, टीके केवल उपचारात्मक होते हैं ना कि निवारक। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पे टीके मुख्य रूप से निवारक या प्रिवेंटिव होते हैं, ना कि यहाँ पर केवल उपचारात्मक। ठीक है, ये बीमारी होने से पहले ही शरीर को यहाँ पर भविष्य के संक्रमण से बचाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। ओनली 1 करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 59, CRISPR-Cas9 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है हमेशा। ठीक है, ये कब से न्यूज़ में आ रहा है, ये 2019 से न्यूज़ में आ रहा है, और 2019 के क्वेश्चन पेपर में पहली बार पूछा भी गया था एग्जाम में। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ पता क्या पूछा गया था, वहाँ पूछा गया था Cas9
Cas9 क्या है ऐसा करके। तो बहुत लोग को पता नहीं ना Cas9 क्या है, वो क्रिस्पर Cas9 बोलते। तो क्योंकि ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि जो मैं भी एग्जाम देने गया था, कुछ टाइम पे एग्जाम देने वहाँ पे लोग डिस्कशन कर रहे थे कि Cas9 क्या था, किस वजह से गलत हो गया, पढ़ा था लेकिन Cas9 नहीं समझ पाया क्या था। तो इसको लेके अब देखो थोड़ा सा पिक्चर बनाना कि अगर कुछ चीज़ इससे जुड़ी हुई पूछता है तो क्या है वो, ठीक है, याद रखना है। और वहाँ पे स्टेटमेंट देके काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा था, दूर से दिख रहा था इसका आंसर यही होगा, है ना। इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपको आंसर दिखने लगे कि यार इसका आंसर यही सही होगा, राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। देखते हैं पहला, ये एक जीन संपादन या जेनरेटिंग तकनीकी है, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। दूसरा, इसमें Cas9 एंजाइम डीएनए के विशिष्ट भाग को काटता है, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, ये तकनीकी केवल पादप कोशिकाओं में ही हो सकती है या उपयोगी होगी, तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर यह तकनीकी केवल पादप कोशिकाओं तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग मानव, पशु और सूक्ष्मजीव कोशिकाएं जो होती हैं उसके सहित यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीवों में कर सकते हैं। 1 2 करेक्ट है। ये यहाँ से आंसर क्या पूछा, सही कौन सा है ना, देखते हैं। हाँ, कौन सा सही था, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 60 है, इसमें बोला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी के संबंध में विचार करना है। इसमें दो विभिन्न या भिन्न जीवों के डीएनए को जोड़कर एक नया डीएनए बनाया जाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है प्रौद्योगिकी, जिसको बोलते हैं आरडीटी, इसमें आनुवंशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से दो विभिन्न जीवों की डीएनए को खंड को जोड़कर एक नया संकर डीएनए अणु जो होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, इस तकनीक का उपयोग करके मानव इंसुलिन के व्यापक जो व्यावसायिक उत्पादन उसमें करते हैं, सेकंड बात भी करेक्ट है क्योंकि इस तकनीक का उपयोग मानव इंसुलिन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए भी कर सकते हैं, जहां मानव इंसुलिन जीन बैक्टीरिया को डाला जाता है, ठीक है, ताकि वे इंसुलिन का उत्पादन कर सकें। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 60 का करेक्ट आंसर सी बात यहाँ से सही है। 61 है जीएम फसल, ठीक है, जीएम क्रॉप्स के बारे में विचार करना है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है उनके बारे में। जीएम फसल में किसी विशिष्ट गुण को उत्पन्न करने हेतु जीन डाला जाता है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, विशिष्ट गुण जैसे कीट और प्रतिरोध को उत्पन्न करने से बाहरी जीन को डाला जाएगा, ठीक है, तो पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, बीटी कपास में बैसिलस थुरिंजियंसिस बैक्टीरिया का जीन डाला गया है, सेकंड बात ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर कपास जो होता है बैसिलस जो थुरिंजियंसिस नामक बैक्टीरिया का जीन होता है जो कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। दोनों बातें सही है। तीसरी बात है, भारत में सभी जीएम फसलों की व्यावसायिक रूप से खेती की पूर्ण अनुमति प्राप्त है, गलत है क्योंकि भारत में देखो जीएम फसलों की व्यावसायिक खेती के रूप में मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से इसमें अनुमति नहीं है, ठीक है। वर्तमान में केवल बीटी कपास व्यवसायिक के लिए यहाँ पर अनुमोदित किया गया है, ठीक है। यहाँ से आंसर क्या होगा, ओनली 1 2 करेक्ट है आंसर यहाँ से। और बीटी बैगन के लिए भी चल रहा है, मतलब प्रोसेस चल रहा है कि बीटी बैगन के लिए भी होगा, तो बीटी ब्रिंजल है ना, बीटी ब्रिंजल या बैगन, तो 1 2 करेक्ट है आंसर यहाँ से ए सही है। क्वेश्चन 62 है बायोसिमिलर के संबंध में विचार करना है। बायोसिमिलर जैविक दवाओं के समान संस्करण होते हैं, पहली बात। 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, पहली बात यहाँ से सही है, राइट, क्योंकि यहाँ पर बायोसिमिलर जैविक दवाएं जो यहाँ पर जीवित जीवों से प्राप्त होती हैं, क्या उनको क्या बोलते हैं, जैविक दवाएं, ठीक है, उनके समान संस्करण से होते हैं जिन्हें वहाँ पर संदर्भ के उत्पादन में समान सुरक्षा, गुणवत्ता, प्रभावकारिता मानकों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, सही है पहली बात। सेकंड बात है, बायोसिमिलर रासायनिक दवाओं के बिल्कुल समान प्रतिरूप होती है, सेकंड बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर बायोसिमिलर रासायनिक दवाओं जो छोटे स्थिर अणु होते हैं उनके बिल्कुल समान प्रतिरूप नहीं होते हैं, क्योंकि जो जैविक दवाएं होती हैं वो जटिल होती हैं और उनमें थोड़ी भिन्नता स्वाभाविक मूल रूप से जैविक उत्पाद के अतिरिक्त समान होते हैं, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी, ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। 63 नंबर है, 63 नंबर क्वेश्चन 63 है स्टेम सेल के प्रकारों के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसमें पहली बात, टोटिपोटेंट स्टेम सेल महत्वपूर्ण जीव विकसित हो सकते हैं, मतलब टोटिपोटेंट जो स्टेम सेल होते हैं उसमें संपूर्ण महत्वपूर्ण जो जीव होते हैं वो विकसित हो सकते हैं, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो टोटिपोटेंट होते हैं इसमें स्टेम सेल में संपूर्ण जीव, मतलब संपूर्ण जीव और महत्वपूर्ण जो जीव होते हैं कौन हो जाएंगे इसमें, जैसे कि भ्रूण, उसके अतिरिक्त ऊतक, दोनों, है ना। आपसे बोलेगा यहाँ से क्वेश्चन ऐसे घुमा सकता था इसको, ऐसे बोलेगा इसमें टोटिपोटेंट स्टेम सेल में सिर्फ ऊतक यहाँ पर ऊतकों या फिर बोलेगा ऊतकों को यहाँ पर विकसित होने की क्षमता होती है, तो ये बात गलत हो जाएगी, ऊतकों और भ्रूण दोनों की यहाँ पर विकसित होने की क्षमता होती है, पहली बात यहाँ से सही हो जाएगी, पॉइंट आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो। और अगला बोला है प्लूरिपोटेंट
स्टेम सेल सभी प्रकार की कोशिकाओं, शरीर की कोशिकाएं बना सकता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल किसी भी प्रकार की कोशिका में परिवर्तित कर सकते हैं या परिवर्तित हो सकते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल केवल संबंधित सेल प्रकारों तक ही सीमित हैं, ठीक है, उन्हें परिवर्तित हो सकते हैं, ना कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोशिका में। ओनली 1 2 करेक्ट है, यहाँ से आंसर है। 64 नंबर है, जीन थेरेपी के बारे में विचार करना है, देखते हैं इसको। इसका उद्देश्य दोषपूर्ण जीन को ठीक करना या प्रतिस्थापित करना होगा। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो जीन थेरेपी दोषपूर्ण जीन को ठीक किया जा सकता है या एक स्वस्थ जीन के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है, ताकि यहाँ पर शरीर में सह प्रोटीन बना रह सके और बीमारी का इलाज हो सके। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, जीन थेरेपी वर्तमान में सभी अनुवांशिक रोगों के लिए पूर्णतः उपलब्ध होता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर जीन थेरेपी वर्तमान में सभी अनुवांशिक रोगों के लिए पूर्णतः उपलब्ध नहीं है। ये अभी भी अनुवांशिक और एक सक्रिय क्षेत्र होता है और केवल विशिष्ट गंभीर अनुवांशिक जो विकार हैं, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, इस सिकल सेल एंड एनीमिया, कुछ प्रकार के कैंसर, तो इनको लेकर अनुमोदित कर सकता है। राइट, याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पे जो 4-5 बात बताई नोट कर लेना है वो, ठीक है। तो ओनली 1 करेक्ट है। आंसर 64 का क्या होगा? केवल एक बात इसकी सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 65। जैव उर्वरक जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके बारे में विचार करना है। जैव उर्वरक में जीवित सूक्ष्मजीव होते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जैव उर्वरक में मुख्य रूप से बैक्टीरिया, कवक और साइनोबैक्टीरिया जैसे जीव सूक्ष्म जीवित होते हैं। पहली बात, ये मृदा में जो उर्वरता होती है उसको बढ़ाने में सहायता करते हैं, ये भी बात करेक्ट है, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसको बोलते हैं, फास्फोरस घुलनशीलता, इनको यहाँ पर बढ़ाने में मदद करते हैं और यहाँ पर पौधे के विकास में भी बढ़ावा देने में मदद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, तो ये बात सही है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि बोला ये उर्वरकों पर पर्यावरणीय लाभ नहीं होता है इनका, क्योंकि यहाँ पर ये जैव उर्वरक में कई पर्यावरणीय लाभ होते हैं इनके, जैसे वो रासायनिक जो उर्वरक हैं उस पर निर्भरता कम कर देते हैं और मिट्टी के स्वास्थ्य सुधार में पर्यावरण प्रदूषण को भी कम करते हैं। तो 1 2 करेक्ट है, आंसर ए यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्लोनिंग के संबंध में विचार करना है। क्लोनिंग किसी जीव की आनुवंशिक रूप से समान प्रति बनाई जाती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, चिकित्सीय क्लोनिंग और प्रजनन क्लोनिंग समान प्रक्रिया होती है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर चिकित्सीय क्लोनिंग जो होती है ये और प्रजनन क्लोनिंग जो होती है उससे अलग प्रक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पर जिनके उद्देश्य अलग अलग होते हैं। चिकित्सीय क्लोनिंग का उद्देश्य होता है बीमारी के इलाज के लिए स्टेम सेल या ऊतक बनाना, ठीक है, आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, जबकि प्रजनन क्लोनिंग का उद्देश्य होता है एक पूर्ण नया जीन बनाना, ठीक है। दोनों बात याद रखना है। पहली बात यहाँ से सही है, दूसरी बात गलत है। क्यों गलत है मैंने आपको बताया। तो ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर है। पूछा क्या था? सही पूछा है, हाँ तो ठीक है आंसर। 67 नंबर, जीन आधारित टीकों के बारे में विचार करना है, देखते हैं। इसमें रोगजनक के विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए आनुवंशिक सामग्री उपयोग किया जाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये टीके शरीर में जो कोशिकाएं होती है उसको एंटीजन स्वयं बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आनुवंशिक सामग्री शरीर की जो कोशिका है उसको प्रवेश करती है और उनमें एंटीजन जो विदेशी पदार्थ हैं जो उनकी प्रतिरक्षा प्रक्रिया होती है उसको ट्रिगर करते हैं, उसको बनाने के लिए प्रेरित करेगी। इसके बाद शरीर इन एंटीजन के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित करेगा, ठीक है। दोनों सही है, आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से। अच्छा, तीसरा भी दे रखा है, सभी जीन आधारित टीके जीवित कमजोर रोगजनकों पर आधारित होते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जीन आधारित टीके जीवित कमजोर रोगजनकों पर आधारित नहीं होते हैं, वे केवल रोगजनक के आनुवंशिक कोड और एक हिस्से के रूप में उपयोग करते हैं, जिससे बीमारी होने का कोई खतरा नहीं होता है। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है, तो ये यहाँ से आंसर है। 68 नंबर है, स्टेम सेल आधारित उपचार के बारे में विचार करना, देखते हैं इसको। स्टेम सेल में विभिन्न प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं में परिवर्तित होने की क्षमता होती है। पहली बात, 68 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्टेम सेल अद्वितीय कोशिकाएं होती हैं जिनमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं जैसे कि रक्त कोशिकाएं और मस्तिष्क कोशिकाएं, हृदय की मांसपेशी कोशिकाएं, ये सब परिवर्तित होने की क्षमता होती है, ठीक है। आपसे ऐसे भी बोल सकता है, जो स्टेम सेल है ये हृदय की मांसपेशी जो कोशिकाएं होती हैं उसकी परिवर्तित करने की क्षमता को विकसित करता है। आप सोचोगे पता नहीं यहाँ पर ऐसा होगा या नहीं होगा, या बोल देगा मस्तिष्क की जो कोशिकाएं उसको परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। तो सोचोगे मैंने उसे पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था कि विशिष्ट कोशिकाओं में क्या आता है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, वरना एग्जाम हॉल में घूमते रहोगे अब क्या आप क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है।
देखो जो चीज़ पढ़ रहे हो उसके बारे में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करो, क्या है वो, ठीक है, विशिष्ट कोशिकाएं क्या हैं, ठीक है। पहली बात यहाँ से सही है। सेकंड बात है, स्टेम सेल आधारित उपचार का उपयोग पुनर्जीवी जो चिकित्सा है उसमें किया जाता है। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान सकते हो अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, राइट, जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं, उसके माध्यम से रक्त कैंसर का इलाज, तो यहाँ पे ये भी बात करेक्ट है। तीसरी बात, स्टेम सेल उपचार में वर्तमान में सभी प्रकार के रोगों के लिए वैज्ञानिक रूप से मान और सुरक्षित घोषित किया जा चुका है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्टेम सेल में उपचार वर्तमान में सभी प्रकार के रोगों के लिए वैज्ञानिक रूप से मान और सुरक्षित घोषित नहीं किया गया। इसका उपयोग केवल कुछ विशिष्ट रोगों के लिए किया जाता है। कई उपचार अभी भी हम नैदानिक परीक्षण के लिए अधीन है, तो बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर 1 2 सही है। 69 है, एंटीबॉडी आधारित जैविक दवाओं के बारे में विचार करना है। देखते हैं इनको। ये दवाएं प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट यहाँ पर जो लक्ष्य होते हैं उस पर काम करेंगी। पहली बात, 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होती है, जिनको बोलते हैं एंटीबॉडी आधारित जैविक दवाएं, ठीक है, ये जो होती है ये प्रयोगशाला में निर्मित अणु होते हैं और इन्हें विशिष्ट एंटीजन से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है और वे प्रतिरक्षा प्रणाली के विशिष्ट लक्ष्य पर काम करते हैं, जिससे वे अत्यधिक विशिष्ट हो जाते हैं। पहली बात सही है। सेकेंड, इनका व्यापक उपयोग कैंसर और स्वप्रतिरक्षित रोगों के उपचार में करते हैं। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, ठीक है, दोनों में कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है, इसका व्यापक उपयोग होता है कैंसर और स्वप्रतिरक्षित रोगों के उपचार में। तीसरी बात है, ये दवाएं पारंपरिक रासायनिक दवाओं की तुलना में संरचनात्मक रूप से सरल होती हैं। तीसरी बात से गलत, क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जटिल अणु होते हैं और इसमें पारंपरिक रासायनिक दवाओं की तुलना में संरचनात्मक रूप से सरल नहीं होते हैं। ओनली 1 2 करेक्ट है। देखो एग्जाम हॉल में भी आपको नहीं मानना है कि यहाँ पर 1 2 आ रहा है तो 1 2 करेक्ट नहीं, हमने स्टेटमेंट ज़्यादातर यहाँ पे रखा है जो 3 वाला गलत है या 3 से। देखो ये भी मैं बताता जा रहा हूँ क्यों यहाँ पर गलत है। आपको स्टेटमेंट से मतलब नहीं कि स्टेटमेंट यहाँ 3 गलत आ रहा है पहला दूसरी सही आ रहा है, ऐसा मतलब नहीं। आपको सिर्फ बातें समझनी है, मैं क्या क्या बातें यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, उससे मतलब करना है। स्टेटमेंट आपको कहीं भी मिल सकता है, ऊपर नीचे कर हो सकता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। स्टेटमेंट इसलिए आपसे कोई मतलब इसमें नहीं, क्या है आपको बात समझनी कि क्या बात है इसकी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, डायग्नोस्टिक जैव प्रौद्योगिकी के संबंध में विचार करना है। इसमें रोगों की पहचान के लिए जैविक अणुओं का उपयोग किया जाता है। पहली बात क्या होगा, 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायग्नोस्टिक जैव प्रौद्योगिकी में रोगों की पहचान के लिए जैविक अणुओं जैसे एंटीबॉडीज या डीएनए का उपयोग किया जाता है। सेकेंड बात है, पीसीआर तकनीकी का उपयोग जो रोगजनक होते हैं उनकी आनुवंशिक सामग्री की पहचान की जाती है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पीसीआर तकनीकी का उपयोग रोगजनकों की आनुवंशिक सामग्री डीएनए आरएनए की पहचान और जो प्रवर्धन उसमें करते हैं। तीसरा, जैव आधारित डायग्नोस्टिक तकनीकें केवल प्रयोगशालाओं में तक सीमित हैं। तीसरी बात से गलत है, क्योंकि वो जैव आधारित यहाँ पर जो डायग्नोस्टिक होते हैं ये केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं, बल्कि यहाँ पर गर्भावस्था परीक्षण जैसी कई नैदानिक जो किटें हैं उसको लेकर के प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ओनली 1 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर। 71 है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में विचार करना है। ये जीव विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी का संयोजन होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसका उपयोग जीनोमिक डेटा विश्लेषण में किया जा सकता है। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का स्वास्थ्य अनुसंधान में कोई उपयोग नहीं होता है। ये बात गलत है, क्योंकि बायो इन्फॉर्मेटिक्स का स्वास्थ्य अनुसंधान में महत्वपूर्ण उपयोग होता है, जैसे कि दवाओं का विकास और व्यक्तिगत चिकित्सा के रूप में। 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 72, जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में विचार करना है। इसमें किसी जीव के संपूर्ण डीएनए का अनुक्रम निर्धारित किया जाता है। पहली बात, 72 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकंड बात है, इसका उपयोग रोगों की आनुवंशिक जो प्रवृत्ति होती है उसको समझने में कर सकते हैं। सेकंड बात भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, और विकारों के जो निदान है उसमें भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात है, जीनोम सीक्वेंसिंग केवल पौधे का अध्ययन तक सीमित होगा। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग जो होता है ये मनुष्यों, जानवर, सूक्ष्मजीव, पौधे सहित सभी जीवों में अध्ययन तक फैला हुआ है। ये आपसे क्वेश्चन घुमाएगा, ये यहाँ पर कुछ जीवों तक फैला हुआ है, ऐसा करके कुछ एग्जाम्पल दे देगा आपको, है ना। तो याद रखना सभी जीवों तक, और पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव सबके लिए फैला हुआ है, और मनुष्य भी इसमें है। तो 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 72 का एक बात सही है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन 73 है, व्यक्तिगत चिकित्सा के बारे में विचार करना है। ये उपचार व्यक्ति की आनुवंशिक बनावट पर आधारित होता है। पहली बात,
73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड बात है, इसमें जैव प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा बोला है व्यक्तिगत चिकित्सा संबंधी जो चिकित्सा प्रणाली होती है उसको पूर्णतः स्थान ले चुकी होती है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत चिकित्सा पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को पूर्णतः स्थान नहीं ले चुकी है, बल्कि यहाँ पर एक उभरता हुआ पूरक दृष्टिकोण होगा ये। ठीक है, तो सेकंड बात गलत है, तीसरी बात इसकी सेकंड बात सही है, तीसरी बात इसकी गलत है। एक और दो सही है, तीसरा गलत है, एक चौथा स्टेटमेंट भी है इसमें। अच्छा चौथा नहीं है, ठीक है, तीन ही स्टेटमेंट है। आंसर क्या होगा? 73 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका एक और दो करेक्ट आंसर है ए, क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चन एक 4 स्टेटमेंट रखे थे, बट चलो मिस हो गया यहाँ से, किसी और क्वेश्चन में होगा। 73 का जो आंसर यहाँ से फिलहाल होगा जो एक यहाँ से करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। 74 है जैव सुरक्षा बायो सेफ्टी के संबंध में विचार करना है। जैव सुरक्षा का उद्देश्य जैविक जो जोखिम होते हैं उससे मानव और पर्यावरण की रक्षा करना होता है। पहली बात यहाँ से सही है। सेकंड बात है जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। यह भी बात यहाँ से करेक्ट होगी ताकि यहाँ पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तीसरी बात है जैव सुरक्षा का संबंध केवल कृषि क्षेत्र से होगा। ये बात गलत है। जैव है तो इसका मतलब सोचोगे सिर्फ कृषि है, गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैव सुरक्षा का संबंध केवल कृषि से नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर चिकित्सा अनुसंधान और अन्य क्षेत्रों से भी यहाँ पर संबंधित होगा। ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, जैव से लगेगा हाँ सिर्फ कृषि के लिए बात कर रहा है, तो बात गलत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से एक। क्वेश्चन नंबर अगला है 75 मानव जीनोमिक अनुसंधान के संबंध में विचार करना है। मानव जीनोमिक डेटा का उपयोग रोगों की संवेदनशीलता का आकलन करने में कर सकते हैं प्रयोग। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही बात है। सेकेंड जीनोमिक अनुसंधान व्यक्तिगत चिकित्सा के विकास में सहायक होता है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा आप सोचोगे गलत होगा, है ना? क्यों गलत होगा? उससे मतलब नहीं स्टेटमेंट की स्टेटमेंट क्या तरह, मैं आपको एक एक चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कैसे कैसे चीज़ें क्या हैं आपको सब चीज़ समझना है, ना कि स्टेटमेंट से मतलब है। आपको स्टेटमेंट घुमा देता, ऊपर इधर कर देता, दो इधर कर देता है ना, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ आपको चीज़ें समझना है कि क्या बात इसकी करेक्ट है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से जिनों जो डेटा होता है इसका कोई नैतिक या गोपनीय से जुड़ा मुद्दा नहीं होता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसकी ये गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीनोमिक डेटा पर कोई नैतिक या गोपनीय से जुड़ा मुद्दा नहीं होता है। ये कथन गलत, क्योंकि यहाँ पर गोपनीयता और नैतिक मुद्दे महत्वपूर्ण चिंताएं हैं इसके लिए। 1 2 सिर्फ इसकी करेक्ट बात है। 76 नंबर क्वेश्चन है mRNA आधारित चिकित्सा जो तकनीकी है उसके संबंध में विचार करना है। mRNA तकनीकी का उपयोग कुछ दुर्लभ अनुवांशिक जो रोग है उसके उपचार के लिए यहाँ पर किया जा सकता है। पहली बात 76 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। दूसरा mRNA आधारित उपचार में उत्पादित प्रोटीन स्थायी रूप से कोशिका में बना रहता है। सेकंड बात जो यहाँ पर आधारित उपचार है उसमें उत्पादित प्रोटीन स्थायी रूप से कोशिका बना रहता है, लेकिन बल्कि इसका प्रभाव अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होगा, है ना? तो ये बात गलत होगी। स्थायी रूप से बना रहता है, एक बात गलत है, लेकिन अस्थायी होगा। काम करता है उपचारों के लिए, ठीक है, लेकिन अस्थायी रूप से काम करेगा। ठीक है, और कोशिका बना रहता है। तीसरी बात है mRNA तकनीकी जीनोम संपादन तकनीकी से अलग होती है। क्या होगा बताओ? ये बात करेक्ट है, क्योंकि mRNA तकनीकी जीन संपादन तकनीकी से भिन्न होती है। राइट, क्योंकि ये अनुवांशिक स्थायी अनुवांशिक परिवर्तन नहीं करती है, और ये सही बात है। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर ए बात सही है। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर है जैव सूचना विज्ञान बायो, यहाँ पर जो फॉर्मेटिक्स है इसके बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में विचार करते हैं। देखते हैं ये बड़े जैविक डेटा विश्लेषण के लिए जो संगणनात्मक तकनीकी होती है उसका प्रयोग करती है। ठीक है, संगणनात्मक तकनीक का प्रयोग करेगी। पहली बात यहाँ से सही है। सेकेंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स का उपयोग दवा खोज ड्रग्स डिस्कवर में किया जाता है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा बायो इन्फॉर्मेटिक्स केवल कृषि जैव विज्ञान जो प्रौद्योगिकी तक सीमित है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स केवल कृषि जैव प्रौद्योगिकी तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर चिकित्सा को लेकर अनुवांशिक, ठीक है, चिकित्सा अनुवांशिक और अन्य क्षेत्रों में भी इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो 2 बातें करेक्ट है, तीसरी बात गलत है। क्यों गलत है? आप पॉइंट इसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर 78 है जीन ड्राइव प्रौद्योगिकी के संबंध में विचार करना है। ये किसी तकनीकी या तकनीकी विशेष जीन की जो जनसंख्या है उसमें तेजी से फैलाव करने में सक्षम होगी। ठीक है, पहली बात 78 का करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर
ये तकनीक किसी विशेष जीन की जनसंख्या को तेजी से फैलाने में सक्षम होती है। जीन ड्राइव का संभावित उपयोग मलेरिया और जैसे जो रोग हैं उसको नियंत्रित करने में कर सकते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मच्छरों की फैलाने वाली आबादी को नियंत्रित करना और जीन ड्राइव को संभावित जो उपयोग होगा इसका एक सक्रिय शोध क्षेत्र होता है, ठीक है, ये बात भी करेक्ट है। तीसरा, जीन ड्राइव तकनीकी को मुख्यतः या जीन ड्राइव तकनीकों को पूर्णतः सुरक्षित घोषित किया सकता है, घोषित किया जा चुका है। तीसरी बात से गलत, क्योंकि यहाँ पर जीन ड्राइव तकनीकों को जुड़े जो संभावित पर्यावरण में से कुछ जोखिम है, उसके कारण अभी तक इसे पूर्णतः सुरक्षित घोषित नहीं किया गया और इस पर वैश्विक बहस अभी चल रही है, जारी है, ठीक है, तो ये बात गलत है। 1 2 करेक्ट है, आंसर 78 का क्या होगा? 78 का ये यहाँ से आंसर है। 79 है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उपचार के संबंध में विचार करना है। ये उपचार विशिष्ट एंटीजन को लक्ष्य बनाते हैं। पहली बात, 79 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। देखो जो हेल्थ टॉपिक है, हेल्थ से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि हेल्थ जो टॉपिक है जो हमारा साइंस टेक्नोलॉजी में, ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, याद रख लो आप। हेल्थ से क्वेश्चन ज़्यादातर आपको अगर साइंस टेक्नोलॉजी में आएंगे, एक तो हेल्थ और एक आपका जो टेक्नोलॉजी करके आएगा क्वेश्चन उसमें, और जिसमें से हेल्थ का क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मिलेगा। जो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक, हमेशा आपको 3 क्वेश्चन के आसपास आपको हेल्थ से लेकर मिलेंगे, और एक टॉपिक से अगर 3 क्वेश्चन आए तो बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना है कि छोटे से टॉपिक को लेकर के घुमा रहा है जो उसी में, तो वो सब में क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें ऐड किए हेल्थ को लेकर, ठीक है। आते हैं 79, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के उपचार के बारे में विचार करना है। ये उपचार विशिष्ट एंटीजन का लक्ष्य बनाते हैं। पहली बात, 79 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है, सही है, क्योंकि यहाँ पर जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है उपचार विशिष्ट एंटीजन जैसे कैंसर कोशिकाओं पर पाए जाने वाले एक लक्ष्य को बनाएंगे, बात सही है। सेकेंड है, इनका प्रयोग कैंसर और कुछ स्वप्रतिरक्षी रोगों में कर सकते हैं। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कैंसर या स्वप्रतिरक्षी रोग, जैसे देखो स्वप्रतिरक्षित रोग लिखा है, कौन से होते हैं ये आपको पता ही नहीं होगा, ठीक है, आपसे पढ़ोगे, मैंने स्वप्रतिरक्षी रोग पढ़ा था, लाके नहीं पता अंदर क्या है, राइट। देखो ये ऐसे होते हैं जिसमें बोलते हैं रूमेटिड या गठिया बोलते हैं जिसको, है ना, अब बात समझ आ जाएगा आपको। प्रतिरक्षी रोग मतलब स्वप्रतिरक्षी रोग मतलब गठिया, और सब कुछ संक्रामक रोग जैसे कि कोविड-19, राइट, ये सब में उपचार के लिए व्यापक होगा। तो 2 बातें इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो की पॉइंट करके। तीसरा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रासायनिक रूप से संश्लेषित साधारण अणु होते हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रासायनिक रूप से संश्लेषित साधारण अणु नहीं होते हैं, वे जटिल जैविक अणु प्रोटीन होते हैं जो यहाँ पर जैविक कोशिकाओं में जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित होते हैं। आंसर क्या होगा? ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर 79 का यहाँ से 1 2 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर है, डिजिटल स्वास्थ्य डिजिटल हेल्थ के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, पहला स्टेटमेंट है, डिजिटल स्वास्थ्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग निदान सहायता हेतु किया जाता है। पहली बात, 80 नंबर का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, डिजिटल स्वास्थ्य समाधान स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ा सकता है। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेलीमेडिसिन और मोबाइल स्वास्थ्य को लेकर के एम हेल्थ समाधान को लेकर के यहाँ पर डिजिटल स्वास्थ्य समाधान में दूर दराज क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ा सकेगा। तीसरा, डिजिटल स्वास्थ्य केवल निजी स्वास्थ्य क्षेत्र तक ही सीमित है। ये बात गलत है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि डिजिटल जो स्वास्थ्य है ये केवल निजी क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य की पहल को लेकर के भी सरकारी स्वास्थ्य प्रणालियाँ में तेजी से एकीकृत हो रही हैं। 1 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, जीनोम एडिटिंग के बारे में विचार करना है। जीनोम एडिटिंग से जुड़े नैतिक मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर बहस चल रही है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जीनोम एडिटिंग एक विशेष रूप से मानव भ्रूण संपादन से जुड़े नैतिक, सामाजिक और सुरक्षा मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर बहस चल रही है, ठीक है। सेकंड बात है, मानव जर्मलाइन जीन संपादन पर कई देशों में नियामक प्रतिबंध है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, जीनोम एडिटिंग तकनीकी कोई सामाजिक प्रभाव नहीं होता है। ये बात गलत है, क्योंकि जीनोम एडिटिंग तकनीक का कृषि, चिकित्सा, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सामाजिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है, याद रखना है। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, आणविक निदान के बारे में विचार करना है। पीसीआर तकनीकी का उपयोग रोग जनकों की पहचान में किया जाता है, ठीक है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, राइट। सेकेंड है, आणविक निदान से रोगों की शीघ्र पहचान संभव हो सकती है। ये भी बात करेक्ट है। तीसरा, आणविक निदान तकनीकें केवल प्रयोगशाला में अनुसंधान तक सीमित होंगी। बात गलत है, वहाँ तक सीमित नहीं है। तीसरा गलत हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आणविक निदान तकनीकें केवल प्रयोगशाला में अनुसंधान तक सीमित नहीं होंगी, बल्कि उनका उपयोग नैदानिक सेटिंग्स, ठीक है,
अस्पतालों में जो पॉइंट्स ऑफ केयर परीक्षण होते हैं उसके रूप में भी इसको किया जाता है। ठीक है, आपसे बोलेगा, सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, अस्पतालों में पॉइंट ऑफ केयर परीक्षण के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? 3-4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको आणविक निदान मानना है आपको आंसर। ठीक है, मॉलिक्यूलर जो डायग्नोस्टिक्स होता है उसको। ठीक है, याद रखना है। 1 2 करेक्ट है, आंसर 82 का, ये बात सही है। एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ पिक्चर नहीं बनाना कि यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट, यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट है। क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट घुमा सकता है एग्जाम में कहीं से भी, राइट। तो ये सब आपको बातें पकड़ना है, सिर्फ क्या क्या बातें इसकी की जा रही है। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये हेल्थ को लेकर के, राइट। मैंने काफ़ी क्वेश्चन हेल्थ को लेकर के ऐड किए हैं इसमें, और पहले वाले पार्ट में भी ऐड किए थे। पहले वाले पार्ट में बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन ज़्यादा थे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन देखो, आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने इस पार्ट में ज़्यादा क्वेश्चन लिए, इसमें कम लिए। इससे क्या मैं बोलता हूँ, आपको कम से कम 500 क्वेश्चन कराऊंगा, और एक भी टॉपिक आपका साइंस टेक्नोलॉजी का नहीं छूटे पाएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है, जितनी भी चीज़ें, सब एक एक चीज़ें हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। देखो, एक तो साइंस टेक्नोलॉजी ज़्यादातर लोगों के लिए एक समस्या बन जाती है कि यहाँ पर चीज़ें कहाँ से पढ़ें, क्या लेकर आए, है ना। तो आप देखो, मैं कुछ नोट्स या कुछ बुक बता दूंगा आपको, टेलीग्राम पेज जोड़ोगे तो आप वो चीज़ आपको परचेस करना है। साथ में आपको जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करते रहना है। ठीक है, इतना आपको जरूर करना है। और साइंस टेक्नोलॉजी के लिए मैं अपडेट देता रहूँगा आपको, है ना। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, ग्रामिंग सब तो पढ़ ही सकते हो। ये थोड़ा सा एक टफ सब्जेक्ट बन जाता है सबके लिए, राइट। और एक आपका इन्वायरमेंट, तो ये सब दोनों के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला हूँ इसमें। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, कुछ डाउट रहेगा पूछा भी करोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, जो भी रहेगा आप बताते हो। ठीक है, बता सकते हो। आगे आते हैं 82 हो गया। 83 नंबर, मानव माइक्रोबायोम के संबंध में विचार करना है। माइक्रोबायोम मानव प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित कर सकता है, पहली बात 83 का यहाँ से करेक्ट है। माइक्रोबायोम असंतुलन कुछ चयापचय रोगों से जुड़ा होता है, हो सकता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा गलत है, क्योंकि माइक्रोबायोम जीवन के दौरान अपरिवर्तनीय रहता है। ठीक है, आप ये तो मान लोगे गलत रहता है, लेकिन कैसे गलत रहता है आपको पूरा फैक्ट पता होना चाहिए ना, कैसे गलत है, पूरा इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या गलत है। देखो, इसलिए गलत है क्योंकि मानव माइक्रोबायोम जीवन के दौरान एक विभिन्न जो पर्यावरणीय और यहाँ पर व्यक्तिगत कारक है उसके कारण बदलता रहता है। इस वजह से क्या होगा, ये इससे जुड़ा है, तो ये बात मतलब ये इसलिए अपरिवर्तित रहता है। तो तीसरी बात गलत हो जाएगी, पहले दूसरी बात करेक्ट है। आंसर ए यहाँ से सही आंसर है। 84 है, व्यक्तिगत चिकित्सा के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको 84 को। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, इसमें बोले इसमें रोगी की आनुवंशिक जानकारी का उपयोग किया जाता है, पहली बात। 84 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये उपचार की प्रभावशीलता बढ़ाने का प्रयास करती है, ये भी बात सही है। विकृतिकृत चिकित्सा के सभी रोगों के लिए मानक उपचार बन चुकी होती है, तीसरी बात गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो विकृतिकृत चिकित्सा अभी भी यहाँ पर एक उभरता हुआ क्षेत्र है, और जो सभी रोगों के लिए एक मानक व्यापार उपचार नहीं बन चुकी है, ये बात गलत है। ओनली 1 2 करेक्ट है आंसर यहाँ से, ये बात इसकी सही है। एकदम माइंड खोल के पढ़ना है क्वेश्चन को। मैं फिर से बोला हूँ, टॉपिक, क्वेश्चन और जो उनके की पॉइंट है इनको लिखते चलना है, क्योंकि साइंस में मैं बता रहा हूँ, आप एक अच्छे से कॉपी बना लो साइंस टेक्नोलॉजी की, 500 क्वेश्चन की बेस्ट कॉपी आपकी बन जाएगी। ठीक है, मैं आपको इकोनॉमिक के लिए बोला था, इकोनॉमिक के मेरे करीब आपको 200 से 300 क्वेश्चन करा चुका हूँ, मैंने उसके लिए बोला था आपने बनाने के लिए, आपने नहीं बनाया। अगर नहीं बनाया तो कुछ क्वेश्चन छूटेंगे एग्जाम में, तो आप वहाँ पे उसकी गलती का हर्जाना भुगतोगे, है ना। कि यहाँ पर मैं अगर पहले कर लेता तो ठीक थी। अभी भी बोला हूँ कि अभी भी कुछ नहीं गया, तो आप जाके जो मैं इकोनॉमिक के पेपर कराया हूँ, एक स्टैटिक कराया और एक करंट का भी कराया हूँ, शायद 2 कराया स्टैटिक, एक देख सकते हो जाके, तो वो चीज़ आपको यहाँ से कवर करनी है। और इन्वायरमेंट के भी मैंने पेपर कराया, उसमें भी आपका स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स कराया, तो 200 क्वेश्चन वो, राइट। इस टाइप से करीब बहुत सारे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ आगे आपको। ठीक है, और देखो ये मैं कुछ आप जैसे जो भी टेस्ट लाता हूँ, जैसे मैं अभी टेस्ट पेपर लाया साइंस का, ठीक है, अभी लेके आऊँगा अगला फिर से साइंस का करंट का, तो आप इसमें क्या रिव्यू दिया करो। जैसे आपका यूट्यूब चैनल है ना, जैसे यूट्यूब से आप देख रहे हो, तो आप रिव्यू दो कि यहाँ पे मतलब क्या चीज़ बेस्ट है, क्वेश्चन कैसा लगा पेपर आपको, है ना। तो ये सब चीज़ आप रिव्यू दे सकते हो अपना। तो देखो जो यूट्यूब है उसको भी थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ, अगर आप चीज़ करा रहे हो तो लोगों तक वहाँ पर क्या आपके जो कमेंट्स हैं लोगों तक वो पहुँचाता है कि हाँ, इन्होंने ऐसा बताया, अच्छा है। अभी देखो आप लोग क्या करोगे, किसी की जो फीडबैक उसी के अकॉर्डिंग देखते हो क्या चीज़ अच्छी है ना। तो वही फीडबैक यूट्यूब भी देता है लोगों को कि हाँ भाई ऐसा है, तो उन्होंने ऐसा कमेंट किया तो अच्छा चीज़ है। ठीक है, तो आप बता सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं अच्छा लगता तो भी बता सकते हो कि नहीं सही है, राइट। और भी मैं इससे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। देखो क्वेश्चन इससे अच्छे से मतलब नहीं है, आपको चीज़ें अच्छी सी समझ आनी चाहिए, चीज़ क्या है। ठीक है, बाकी अपना फीडबैक दिया करो कि क्या कैसा है। ठीक है, टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे भी जरूर देना है, क्योंकि यूट्यूब यहाँ पर रिकमेंड करता है लोगों को। ठीक है, आपकी सब लोगों की बातों को ही, और मैं आप सब लोगों की बातों पहले को ही टेस्ट पेपर यहाँ पर बना रहा हूँ, राइट। आते हैं क्वेश्चन 85 में, जैविक दवाओं के बारे में विचार करना है। जैविक दवाएं प्रोटीन या कोशिकाओं पर आधारित हो सकती है, पहली बात। 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है,
सेकेंड बात है, इनका निर्माण जटिल जैविक जो प्रौद्योगिकी होती है उसकी प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है। ये भी बात सही है। जैविक दवाओं का भंडारण रासायनिक दवाओं की तुलना में सरल होता है। ये बात गलत है, क्योंकि जैविक दवाओं का भंडारण अक्सर जटिल रासायनिक दवाओं की तुलना में अधिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सावधानी से आवश्यकता इनकी पड़ती है और सावधानी से इनको ध्यान देना पड़ता है। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर ए आंसर सही है। 86 नंबर है, जीन थेरेपी के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। जीन थेरेपी का उद्देश्य दोषपूर्ण जीन कार्यक्षमता को सुधारना होता है। हो सकता है, देखो हो सकता है लिखा है, होता नहीं लिखा है, ठीक है, याद रखना है। पहली बात क्या होगी, पहली बात ऐसे करेक्ट है, क्योंकि जीन थेरेपी का उद्देश्य दोषपूर्ण जीन की कार्यक्षमता को सुधार करना हो सकता है। सेकेंड बात, आपसे क्वेश्चन ऐसे बोलेगा ये वाला, जो जीन थेरेपी है जिसका उद्देश्य होता है कि दोषपूर्ण जीन की जो कार्यक्षमता है इसको सुधारना, सिर्फ उसको सुधारना, ऐसा करके सिर्फ बोल दिया तो ये बात गलत हो गई, क्योंकि सिर्फ नहीं कर सकते, क्योंकि सुधार करना हो सकता है, हो भी सकता है, और भी चीज़ें इसमें, राइट। सेकेंड बात है, जीन थेरेपी की दीर्घकालिक प्रभाव को अभी भी यहाँ पर अनुसंधान जारी है। मतलब जीन थेरेपी के दीर्घकालिक प्रभाव पर अभी भी अनुसंधान जारी है। सेकेंड बात, ये भी करेक्ट है। जीन थेरेपी सभी रोगों के लिए नियमित चिकित्सा पद्धति बन चुकी है। ये बात गलत है, क्योंकि जीन थेरेपी अभी तक एक विशेष प्रायोगिक चिकित्सा पद्धति है और सभी रोगों के लिए नियमित नहीं बनी है। 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। पूछा गया था 86 में, सही पूछा था ना? हाँ सही पूछा, ऊपर लिखा हुआ है के संदर्भ में व्याख्या करना है। 87 नंबर है, स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के बारे में विचार करना है। देखते हैं, एआई का उपयोग मेडिकल इमेजिंग के विश्लेषण में किया जा सकता है। पहली बात, 87 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, एआई आधारित प्रणालियाँ जो चिकित्सकीय निर्णयों में सहायता कर सकती हैं, जो एआई आधारित प्रणालियाँ होती हैं चिकित्सकीय निर्णय में सहायता कर सकती हैं। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा है, एआई प्रणालियाँ चिकित्सकों की भूमिका को पूर्णतः समाप्त कर चुकी हैं। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर एआई प्रणाली चिकित्सकों की भूमिका को पूर्णतः समाप्त नहीं कर चुकी है, बल्कि वे सहायता प्रदान करती है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 यहाँ से करेक्ट है, आंसर यहाँ से इसका ये बात सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला है 88, टीका विकास में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका के संबंध में विचार करना है। इसमें बोला है, आधुनिक टीकों में आनुवंशिक और प्रोटीन आधारित जो तकनीकी होती है उसका उपयोग किया जाता है। पहली बात, 88 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आधुनिक टीकों में आनुवंशिक इंजीनियरिंग, जैसे कि एमआरएनए टीके, आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या होता है, एमआरएनए टीके, और प्रोटीन आधारित तकनीकी क्या होती है, जो सब यूनिट टीके होते हैं, आप लिख सकते हो, ठीक है। ये व्यापक होते हैं, व्यापक उपयोग से इनका उपयोग होता है, सही बात है। सेकेंड बात है, जो प्रौद्योगिकी ने टीका विकास की गति को तेज किया है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी ने नए टीके के विकास को उत्पादन की प्रक्रिया में काफ़ी तेज किया, जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया था, ठीक है। कोविड-19 टाइम बहुत सारा मतलब न्यूज़ में था, चीज़ें देखी गई थी, राइट। एक मतलब कोविड-19 को इसलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी महामारी थी, उसको लेकर के यहाँ पर ये तेज गति से देखा गया था, ठीक है। तीसरी बात है, सभी आधुनिक टीके जीवित रोगजनकों पर आधारित होते हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर सभी आनुवंशिक टीके रोगजनकों पर आधारित नहीं होते हैं। कई टीके निष्क्रिय रोगजनक है ना, सब यूनिट्स या अनुवांशिक जो पदार्थ है, अनुवांशिक सामग्री, उन सब पर आधारित होंगे। 1 2 करेक्ट है, यहाँ से आंसर ये बात इसकी सही है। 89 नंबर है, जैव सुरक्षा और जैव नैतिकता के संबंध में विचार करना है। जैव सुरक्षा का उद्देश्य यहाँ पर जैविक जोखिमों के नियंत्रण करना होता है। पहली बात क्या होगी, 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जैविक सुरक्षा जो बायोसेफ्टी है इसका उद्देश्य प्रयोगशालाओं में अन्य सेटिंग्स में जैविक एजेंट के जुड़े जो जोखिम है उसका नियंत्रण करने में और उनका फैलाने में रोकने में मदद करता है। सेकेंड बात, जैव नैतिकता वैज्ञानिक अनुसंधान में मानव मूल्यों से संबंधित होता है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो जैव नैतिकता है बायोथिक्स होता है, ये वैज्ञानिक अनुसंधान और चिकित्सा पद्धति में मानव मूल्य की जो नैतिकता है उसके आचरण से संबंधित होगा। दोनों बातें करेक्ट है। तीसरा है, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और जैव नैतिकता का कोई महत्व नहीं होता है। तीसरी बात से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान में जैव नैतिकता का अत्यधिक महत्व है, और विशेष रूप से आनुवंशिक संशोधन और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में। तो 1 2 करेक्ट है, तीसरा आंसर गलत होगा, आंसर यहाँ से सही पूछा तो ए। क्वेश्चन 90 है, 90 नंबर बोला है, नाविक और BDS के बारे में विचार करना। देखते हैं इसको। नाविक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक स्वदेशी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है, और इसका स्वामित्व और संचालन भारत द्वारा किया जाता है। पहली बात, 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात,
BEIDOU है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में BDS बोलेंगे, नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम को जापान द्वारा विकसित और संचालित किया जाता है। इसी कंपास नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो BDS नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है ये चीन द्वारा विकसित किया गया था, ना कि जापान द्वारा। ओनली वन करेक्ट है, ये आंसर है। 91 है, सूर्य तुल्यकालिक जो यहाँ पर ऑर्बिट्स होते हैं, कक्षा होते हैं, इनके संबंध में विचार करना है। ये इस कक्षा में उपग्रह हमेशा एक ही साथ स्थानीय समय पर उसी स्थान पर आ जाता है ना, पहला सही होगा। सेकंड, सभी सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह जो ध्रुवीय कक्षा होती है, इसमें ध्रुवीय कक्षा होती है जो पर फिर से पढ़ते हैं, सभी सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाएं जो होती है, ये ध्रुवीय कक्षाएं, लेकिन यहाँ पर सभी ध्रुवीय कक्षाएं SSPUS नहीं होती हैं। देखो ये बोला कि सभी जो सूर्य तुल्यकालिक कक्षाएं ध्रुवीय कक्षाएं होती है, लेकिन सभी ध्रुवीय कक्षाएं जो ये जो है SSPUS होती हैं, ये नहीं होती हैं, है ना, सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स नहीं होती हैं। तो सेकंड बात यहाँ से सही है, ठीक है। तीसरा, अच्छा तीसरा नहीं दे रखा है, दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि ध्रुवीय कक्षाएं किसी भी झुकाव पर हो सकती है, राइट। और सभी सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाएं होती हैं क्योंकि वे ध्रुव के ऊपर से गुजरती है, लेकिन सभी ध्रुवीय कक्षाएं SSO पर नहीं होती हैं, है ना, याद रखना है। SSPUS। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका, दोनों बातें इसके सही है। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92, मिशन चंद्रयान के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। विक्रम लैंडर के चंद्र टच डाउन स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट है, जबकि चंद्रयान 2 के क्रैश स्थल का नाम शिव शक्ति है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रयान 2 लैंडर का नाम विक्रम था, जो रोवर का नाम प्रज्ञान था, और चंद्रयान 3 के लैंडर टच डाउन स्थल का नाम शिव शक्ति पॉइंट है, जबकि चंद्रयान 2 में क्रैश स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट है, ठीक है। तो ये नाम आपस में बदल दिए गए, बाकी आपकी बात सही है, तो बात गलत हो जाएगी, नाम चेंज जो कर दिए गए अपन। सेकेंड बात है, भारत चीन के बाद चंद्रमा में दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला दूसरा देश बन गया था, ये बात सही है, ठीक है। सेकेंड बात इसकी सही है, गलत होगी। देखो यहाँ पर भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश है, ना कि दूसरा देश है। दूसरा देश बोला ना इसने, तो गलत हो जाएगा। चीन कभी भी यहाँ पर दक्षिण ध्रुव के पास नहीं उतरा, तो गलत हो जाएगा। दोनों बातें गलत हैं, ठीक है, सही नहीं है। तो आंसर क्या होगा? आंसर पूछा है, आंसर पूछे गलत कौन सा होगा, तो सी यहाँ से गलत है। सी मतलब दोनों, ठीक है। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है, दोनों बातें गलत है, पूछे गलत कौन सा होगा, तो दोनों बातें गलत है। सी यहाँ से 92 का करेक्ट आंसर है, राइट। 93 नंबर क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन के बारे में विचार करना है। इनमें ईंधन और ऑक्सीडाइजर दोनों बहुत कम तापमान पर संग्रहित किए जाते हैं। पहली बात, 93 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दूसरा है, इस इंजन में तरल हाइड्रोजन का उपयोग आमतौर पर ईंधन के रूप में -253 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इस इंजन में तरल हाइड्रोजन का उपयोग आमतौर पर इस इंजन में -253 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 के तापमान पर कर सकते हैं। तो दोनों बातें सही है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा पूछा है कौन सा सही, दोनों बातें सही होंगी ना, तो यहाँ से 1 और 2 सही है। तो पूछे गलत कौन सा है, तो ना तो 1 ना ही 2, डी यहाँ से आंसर होगा ना। बातें सही है, लेकिन यहाँ पर गलत पूछा है, कोई गलत नहीं है, तो डी यहाँ से आंसर होगा, राइट, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 94 नंबर को। 94 है, GSLV भूतलकालिक उपग्रह प्रक्षेपण के बारे में विचार करना है। भारत में GSLV के एक संस्करण का पहला प्रक्षेपण 2000 के दशक में किया गया था। पहली बात, 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर GSLV एक संस्करण GSLV मार्क फर्स्ट MK फर्स्ट, इसका पहला विकासात्मक प्रक्षेपण 2001 में किया गया था, जो 2000 के दशक में आता है। सेकेंड बात है, ये एक 3 चरणों वाला प्रक्षेपण है, जिसमें पर अधिकतम प्रणोदन प्रदान करने के लिए पहले चरण का उपयोग क्रायोजेनिक चरण के रूप में किया जाता है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, जिसे अब यहाँ पर LMV3 भी कहा जाता है। GSLV मार्क थर्ड है, इसको अब LMV3 भी कहते हैं, ठीक है। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर यहाँ से 94 का क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 95 है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित कालक्रम के अनुसार बताना है आपको, ठीक है। देखते हैं 95 को। पहला क्या हो जाएगा यहाँ से, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रक्षेपण, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रक्षेपण, सेकेंड वाला, ठीक है।
तो क्या होगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रक्षेपण। चलो पहले एक साथ मैं लिख लेता हूँ सन, वरना तो डाउट हो जाएगा। देखो GSLV मार्क थर्ड का प्रक्षेपण है ना, GSLV मार्क थर्ड का जो प्रक्षेपण है, ये अब LMB-3 बोलते हैं इसको, ये 2014, ठीक है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रक्षेपण, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रक्षेपण, ये हो जाएगा आपको 1980। ऑगमेंटेड सैटेलाइट, ठीक है, ये हो जाएगा 1992, 1992। और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये आपका हो जाएगा 1994। आप अपने हिसाब से मैच कर लो कौन कौन सा पहला कौन सा बाद में, ठीक है। मैंने सन बता दिया, आप लिख लो, और जो मैच हो जाएगा वो ए यहाँ से मैच हो जाएगा। एक बार आप देख भी सकते हो अपने अकॉर्डिंग मैच करके। 96 नंबर है, PSLV C57 के संबंध पर विचार करना है। यह तीन ठोस स्ट्रैप और मोटर वाला एक 3 चरण का वाहन होता है। पहली बात, 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सी जो PSLV C57 XL कॉन्फ़िगरेशन उपयोग करता है, जिसके यहाँ पर 6 विस्तारित ठोस स्ट्रैप ऑन मोटर होती हैं, ना कि यहाँ पर 3। ये बात गलत होगी, सही नहीं है पहली बात, ठीक है। क्या होता है, इसमें 6 विस्तारित ठोस स्ट्रैप ऑन मोटर होती हैं, बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, इसका उपयोग चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण यान में किया गया था। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से सही है। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात हो जाएगी आपके यहाँ से गलत है भी, क्योंकि यहाँ पर चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण LMB-3 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, ना कि PSLV C57, क्योंकि C57 की बात कर रहा है, तो ये भी बात गलत हो गई, ठीक है। दोनों बातें गलत हैं, याद रखना है। तीसरा बोले, ये 8 टन GSAT श्रृंखला वर्ग के उपग्रह को भूतलकालिक कक्षाओं में स्थापित करने का सक्षम होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है ये भी, क्योंकि यहाँ पर PSLV का मुख्य रूप से कम पृथ्वी की कक्षाओं में LEO उपग्रह को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी पेलोड क्षमता 8 टन, ये 8000 किलोग्राम से काफ़ी कम है, ठीक है। और ये GSAT के उपग्रह को आमतौर पर GSLV या PSLV के जो मार्क थर्ड है उसमें भारी रॉकेटों द्वारा तुल्यकालिक कक्षाओं में स्थापित किया गया था, ठीक है। यहाँ पर देखो इसकी पेलोड क्षमता 8000 किलोग्राम से काफ़ी कम होगी, ठीक है, याद रखना है। 8 ये बोला 8 टन या 8000 किलोमीटर सक्षम, तो गलत हो जाएगा ये, तीनों बातें गलत हैं। इसकी आंसर क्या होगा, कितने सही हैं, कोई सही नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर इसका करेक्ट है। किसका, क्वेश्चन नंबर 96 का डी आंसर सही है। 97 नंबर है, न्यूरोट्रांसमीटर के संबंध में विचार करना है। न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संकेत संचार में सहायक होती है। पहली बात, 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, सही है। सेकंड बात है, सभी न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन की श्रेणी में आते हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संकेतों के संचार के रूप में निभाते हैं भूमिका, और ये सभी जो न्यूरोट्रांसमीटर थे ये हार्मोन की श्रेणी में नहीं आते हैं। वे मुख्य रूप से सिंटैप्टिक फ्रॉन्क स्थानीय रूप से काम करते हैं, जबकि हार्मोन रक्त प्रवाह के माध्यम से लंबी दूरी तक यात्रा करते हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, न्यूरोट्रांसमीटर की क्रिया सिनेप्स होती है, सिनेप्स पर होती है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से, जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसकी क्रिया सिनेप्स पर होती है, जहाँ वे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से लक्ष्य कोशिका तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। 1 और 3 यहाँ से करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा, पूछा क्या है, सही कौन सा है ना, तो यहाँ से एक बात इसकी करेक्ट है, ए नंबर। 98 है, प्रकाश का विवर्तन के संबंध में विचार करना है। विवर्तन तरंगों का बाधा के किनारों को चारों ओर मुड़ना, ठीक है। विवर्तन केवल तभी होता है जब बाधा आकार तरंग दैर्घ्य के तुल्य होती है, तब, है ना। तो क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। सेकंड बात है, ये भी करेक्ट है। तीसरा, विवर्तन से प्रकाश के कणात्मक स्वभाव का प्रमाण मिलता है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर विवर्तन जो है प्रकाश के कारण जो तरंग होती है उसका स्वभाव प्रमाण देता है, न कि उसके कण का स्वभाव। प्रकाश का कणात्मक स्वभाव फोटॉन के विद्युत जैसी जो परिघटना उस पर सिद्ध होती है, ये बात गलत होगी, सही नहीं है, ठीक है। आंसर क्या होगा, 1 2 करेक्ट है। 98 का आंसर 1 और 2 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 99, अनुवांशिक कूट, जेनेटिक कोड जिसको बोलते हैं, है ना। जेनेटिक कोड ही पढ़ो, ज़्यादा अच्छा रहेगा इंग्लिश में। देखो कुछ वर्ड साइंस टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट के इंग्लिश से ही वर्ड करो, हो सकता है इकोनॉमिक के कुछ वर्ड इंग्लिश यूज करो, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन अगर करते हो UPSC में प्रीलिम्स का पेपर में, आप इंग्लिश के वर्ड भी देखते रहना, ठीक है। क्वेश्चन वहाँ से आप देखोगे कि 2-3 क्वेश्चन आपको फ़र्क पड़ा है सही होने में, सही गलत में, ये सच है, ठीक है। क्या होगा 99 नंबर,
जेनेटिक कोड के बारे में विचार करना है। आनुवंशिक जो इंग्लिश में बोलते हैं, जो जेनेटिक कोड है इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड आधारित होता है। पहली बात क्या होगी, एंटीजन का पहला स्टेटमेंट से क्या होगा, यहाँ पर जो आनुवंशिक में क्रूट ट्रिपलेट आधारित होता है जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। एक अमीनो अम्ल के लिए यहाँ पर कूट करता है जो। सेकंड बात है, आनुवंशिक कूट सार्वभौमिक होता है कुछ अपवादों को छोड़कर। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, एक कोडन एक से अधिक अमीनो अम्ल के लिए कूट कर सकता है। यह बात गलत है क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक के लिए नहीं करेगा, हालांकि एक अमीनो अम्ल के लिए एक ही यहाँ पर कोडन कर सकते हैं। ओनली 1 टू करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100 है, अर्धचालक के संबंध में विचार करना है। अर्धचालक की चालकता तापमान बढ़ने पर समानता बढ़ती है। पहला 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर जिनके सहसंयोजक बंद होते हैं उसके टूटने से अधिक इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और छिद्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे यहाँ पर इनकी चालकता में ताप बढ़ने पर समानता बढ़ेगा। बात सही है। सेकेंड, डोपिंग की प्रक्रिया में अर्धचालकों की विद्युत चालकता नियंत्रित की जाती है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, शुद्ध अर्धचालक अत्यधिक अच्छे चालक होते हैं। तीसरी बात से गलत है क्योंकि यहाँ पर शुद्ध जो होते हैं अर्धचालक समान तापमान पर बहुत खराब चालक होते हैं, इनकी चालकता डोपिंग के बाद काफ़ी बढ़ जाती है। ओनली 1 टू करेक्ट है। आंसर यहाँ से एक बात, ये बात यहाँ से स्टेटमेंट सही है। तो इस टाइप से देखो 100 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूरे हो गए, ठीक है। 100 क्वेश्चन मैंने आपके पूरे किए। यूकेटी का जो पेपर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उसका, और जो कल अगला पेपर आएगा टेस्ट नंबर 13 था, टेस्ट नंबर 14 आएगा, वो आपका करंट अफेयर्स पे पूरा साइंस टेक्नोलॉजी का पेपर होगा, ठीक है। तो आपका जितने पेपर हो गए 13 पेपर आपको अच्छे से तैयारी करना है और अगला पेपर आएगा साइंस टेक्नोलॉजी का पूरी करंट बेस पे 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी कल मॉर्निंग 9:30 बजे। आज मॉर्निंग पे आपका ये 9:30 बजे अपलोड हो चुका होगा, मतलब अपलोड कर दिया जाएगा अभी 9:30 बजे, तो आप देख सकते हो उसको। आगे कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और अभी मैं प्रीलिम्स के लिए डेली टारगेट्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ कि क्या क्या आपको रोज चीज़ें पढ़नी है, वो भी जनवरी से बताऊंगा। जब तक आप अभी टेस्ट पेपर सॉल्व करिए और अपने टॉपिक जो है उनको पढ़ते रहो, राइट। और जैसे मैच का टॉपिक आपको कुछ दे रहा हूँ, जैसे आप टॉपिक पढ़ सकते हो पॉलिटी के मैं कल 2-3 टॉपिक दिए थे, आज भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। आप पढ़ोगे जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को लेकर जितने भी आर्टिकल हैं, है ना, क्या क्या उसके काम है, क्या क्या यहाँ पर जो जारी करता है उसके बारे में पढ़ना है। साथ में हाई कोर्ट्स यहाँ पर कैसे कंपेयर करते हैं, हाई कोर्ट्स कैसे उससे भिन्न है, दो चीज़ आपको दोनों कवर करनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आएगा और हाई कोर्ट से क्वेश्चन आएगा तो आपको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको इसकी यहाँ से जाके सिर्फ एम लक्ष्मीकांत बुक है उससे पढ़ना है, आपके पास नोट्स है बुक उससे मतलब नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पूरा चैप्टर दे रखा है और हाई कोर्ट भी चैप्टर दे रखा है, उस चैप्टर को पूरा आपको कवर करना है, ठीक है। दो चीज़ आपको यहाँ से करनी है, एक तो टेस्ट करना है और दूसरा ये करनी है, तो याद रखना है। एंड करते हैं इसको, बाकी कुछ डाउट रहेगा टेलीग्राम पे पूछोगे और अपना आगे पेपर सॉल्व करते रहो। और देखो अपडेट आपको यहाँ से जो क्वेश्चन का जो मैंने बनाया पेपर आज, इसका आपको फीडबैक जरूर देना है, ठीक है। कमेंट करके फीडबैक दिया करो कैसा है, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।